हेलो। हेलो। हाँ जी। नमस्कार। विकास कुमार जी बोल रहे हैं क्या? जी जी सर जी। बोलिए। ये एक जो आपका ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप वो कस्टमर जी केयर सर। से बात कर रहे हैं। जी बोलिए। मेरा सवाल ये है सर कि जिस तरीके से आप लोग ये जो बायकॉट कर रहे हैं तो ये किस तरीके का आप लोगों का मतलब आगे चल रहा है, इसमें क्या कैसे सोच रहे हैं कि किसान आंदोलन को इसमें किस तरीके से वो मिलेगा, तो कहाँ तक जा रहे एक्चुअली हैं आप? जी एक्चुअली सर सुनिए, आपके सवालों का जवाब तो वैसे तो लंबा है, लेकिन इन शॉर्ट में आपको दूं तो जी टोटली जो ये एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो 3 ऑर्डिनेंस और फिर कानून की शक्ल दे दी गई, जी जिस भी माध्यम से ये राज्यसभा में पूरे देश में देखा है किन किन कारणों से कैसे हुआ है। तो देखिए, सरकार तो सिर्फ और सिर्फ इनकी कठपुतली है, क्योंकि एक्चुअली ऑर्डिनेंस नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट लेके आती है उससे पहले संगठनों से, जो इनके कृषि विशेषज्ञ हैं, आपके जो नीति आयोग है, या जो भी फंडामेंटल लोग जुड़े हुए हैं जमीन से, तो वो उनसे आप बातचीत करके ही तो इस चीज को रूप दोगे। जी एक बात बताइए, क्या एसी रूम में बैठे हुए मैं माननीय मोदी जी के बारे में बोल रहा हूँ, क्या उन्होंने कभी कृषि से जुड़ी हुई कोई उनको विशेषज्ञता है? क्या उनका एक्सपीरियंस है? क्या जी अमित शाह जी का एक्सपीरियंस है? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट लोगों ने जो उनको बिल बना के दे दिया, उन पर साइन करके इन्होंने लोकसभा राज्यसभा से अपने ताकत के बल पर, तानाशाही के बल पर पास करवा दिया। तो इसका जवाब इफ डायरेक्टली तो सरकार कर रही है ये, लेकिन इनडायरेक्टली पर्दे के पीछे तो अडानी अंबानी कर रहे हैं ना सर। सर, एक जो सबसे बड़ा सवाल है, मतलब मैं जो पूछ रहा हूँ वो बहुत से लोग मुझसे भी पूछ चुके हैं कि इस बिल से जी जो सर सबसे बोलिए। बड़ा नुकसान किसानों को होगा वो क्या क्या होगा? सर एक्चुअली 2 मिनट देने पड़ेंगे जी आपको। जी जी, मैं अब तैयार हूँ। शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट भाजपा के सांसद थे, उसमें 6% लोगों को एमएसपी मिल रहा है पूरे भारतवर्ष के अंदर। 6%। अब ये देखिए कौन किन किसानों को मिल रहा है, वो हरियाणा और पंजाब के किसानों को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ एपीएमसी एक्ट के तहत अपना पूरा ढांचा तैयार किया हुआ मंडियों का, जो काफी हद तक एमएसपी की गारंटी देता है। ठीक है सर। उसके अपवाद के तौर पर आप उदाहरण के तौर पर लीजिए, बिहार और यूपी के किसान को एक धान की फसल, मक्की की फसल, जो वहां पे 700 700 800 800 हजार रुपए क्विंटल बिकती है, जबकि उसका एमएसपी टोटली 1850 रुपए है, 1950 रुपए है। तो वहां के किसान को एमएसपी क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि वहां पर मंडियों का ढांचा नहीं था। हम्म, तो जी जब मंडियों का ढांचा नहीं हो, जो एक सुरक्षा कवच है ना जो सरकार का हमारे ऊपर है, फसल के ऊपर है, किसानों को जो मतलब एक अपने आप को श्योरिटी फील करवाता है ना, एक विश्वास दिलाता है सरकार के प्रति, वो जी यही तो विश्वास होता है ना कि हमारी फसल बिकेगी और हमें कम से कम एमएसपी तो मिलेगा। जी वो ढांचा पूरे नॉर्थ इंडिया में और कहीं नहीं मिलेगा आपको, जी जो हरियाणा पंजाब में है। अब अगर इसको खत्म कर देंगे, खत्म करने का इनडायरेक्टली उन्होंने खत्म कर दिया है, जो ये बोल रहे हैं कि हम ये एमएसपी इसी तरीके से चलेगी। अरे भैया, आप कानून लेके आए, उसमें आप देखो वन नेशन वन मार्केट वाला था, इन शॉर्ट बोलूं तो मैं आपको। सेकंड आपने देखा यो भंडारण से जुड़ा हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग थी। सर आप कौन कौन से आप यूरोप की स्टडी कर रहे हो, जबकि हमारे धरातल स्थिति उससे अलग है, भिन्न है। वहां तो यूरोप में अगर देखो पूरी मैं एक साइंटिफिक में एक्चुअली डाटा बताता हूँ, एक एवरेज 60 लाख रुपए पर सालाना वहां के किसान को सब्सिडी मिलती है। हमारे यहाँ कितनी मिलती है? जी, कुछ नहीं मिलती उसके मुकाबले। तो हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते। वहां की जो जुताई की जमीन है वो हजारों एकड़ में फसल बोते हैं, हजारों एकड़ में फसल होती है। हमारे यहाँ 2 3 एकड़ का जमींदार मुश्किल से रह रहे हैं, 5 5 10 बीघा का जमींदार मुश्किल से रह रहे हैं। और ये कह रहे हैं इन शॉर्ट में बिचौलिए हटाओ। अरे बिचौलिए किसको हटाओगे? क्या डायरेक्ट अंबानी या अडानी खरीदेगा? बीच में वो भी तो किसी न किसी के माध्यम से खरीदेगा फसल। सही बात। डायरेक्ट तो नहीं खरीदेंगे, वो भी तो किसी न किसी एजेंट सिस्टम खड़ा करेंगे ना। हाँ, उनका अपना एक और सेल सिस्टम बनेगा। ठीक है। हमारा सबसे बड़ा सवाल ये है, सरकार कह रही है कि भी हम मंडियों को नहीं हटा रहे, हम प्राइवेट ऑप्शन खोल रहे हैं, प्राइवेट प्लेयर ज्यादा पैसे देंगे फसल के। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, सरकार हमसे खरीद लो और वो प्राइवेट सेक्टर को बेच दो, बीच का मुनाफा सरकार कमा लो, सरकार के हिस्से में भी कम से कम पैसा आएगा। अब हम तो ज्यादा नहीं, हम तो सिर्फ एमएसपी की डिमांड कर रहे हैं ना, हम्म। ज्यादा की तो डिमांड नहीं है।
तो सर अगर लंबी चौड़ी बातें हैं, भंडारण से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। अब जो शहरी क्षेत्र में बैठे हैं हमारे भाई बैठे हैं, जो आज ये सोचते हैं कि भी हमें इनसे क्या लेना देना, ये हमारा प्रोटेस्ट नहीं है। आपने भी देखा है रिलायंस या कोई भी मॉल है, उनमें एक एक मक्की का जो बोलते हैं वो कितना 45 50 रुपए का है। आलू 50 40 रुपए किलो मिल रहा है, जबकि किसान का 1 रुपए किलो भी नहीं बिकता। ये सारी चीजें ही आपको, आप तो एमपी में देखो कितनी फसल हो रही है, क्या कभी भी वाजिब किसान को वाजिब रेट मिला है? नहीं, वो समर्थन मूल्य के लिए भी तो लड़ रहा है अभी। हाँ, हम तो सिर्फ मिनिमम के लिए बात कर रहे हैं ना, मैक्सिमम के लिए तो बात ही नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कम से कम मिनिमम तो श्योरिटी होनी चाहिए ना। हाँ, मिनिमम श्योरिटी होनी चाहिए, सही बात। अच्छा, एक सवाल और था सर कि जो अभी कल भी यहाँ पूर्व सीएम आए थे सागर, तो उनसे बात की थी कि जिस तरीके से पंजाब हरियाणा और उधर उस तरफ के किसान सब समझ गए इस बात को और वो लड़ रहे हैं और अब तैयारी के साथ बैठे हुए हैं कि मतलब लंबी लड़ाई लड़ेंगे, तो ये इस तरफ के किसान जो बाकी देश के किसान हैं, ये क्यों उस तरीके से मतलब आगे नहीं आ रहे? मतलब जबकि आप लोग इतना उग्र आंदोलन भी चल रहा है आपका, बॉर्डर पे बैठे हुए हो, तो ये इधर के किसानों को क्या दिक्कत है? मतलब ये समझ नहीं पा रहे क्या बात को? हाँ, आप समझिए इस चीज का। इसका सबसे पहला कारण है भौगोलिक परिस्थिति हमारे देश की। देखिए, जो दिल्ली से नजदीकियां है ना हमारी भौगोलिक आधार पर, ठीक है, हरियाणा, पंजाब, यूपी का आ गया, राजस्थान का आ गया। अब इसी का मेरा एक सवाल है, क्या जो दिल्लियां में रैलियां होती हैं, क्या वो कभी कोई केरल का कोई राजनीतिक पार्टी आकर यहाँ पर कोई विशाल रैली कर सकता है? नहीं। मानिए बात, क्या कोई त्रिपुरा से आगे कर सकता है? अगर कोई भी दिल्ली की रैली अगर सफल होती है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान इन स्टेटों का होता है जो उस रैली को कामयाब बनाता है। ये थी भौगोलिक परिस्थिति की बात, जिसका एडवांटेज हमें हमेशा होता है, ताकि हम दिल्ली के दरवाजे पर बैठे हैं सीधे। ठीक है सर। और सेकंड जो आप कह रहे हैं ना कि वहां का किसान क्यों नहीं उठ रहा, किसान कसक तो हर एक जगह है, दर्द हर एक जगह है, लेकिन जो एक लगातार सिस्टम आ गया। अब एक बात देखिए, वहां पर उनको आज तक एमएसपी नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो इस चीज के आदी हो चुके हैं। आदि क्यों? उनको ये व्यवस्था नहीं देखी। अब हरियाणा पंजाब है, हरियाणा पंजाब ने तो ये व्यवस्था देख ली, वो कम से कम किसानी में या रहन सहन में जो इसकी इनकम है वो और स्टेटों की अपेक्षा ज्यादा हरियाणा पंजाब की एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है सर। तो ये ये किस तरह छोड़ेंगे जब इनकी इनकम है? उन लोगों ने तो जो अभी तक जो ढांचा तैयार नहीं है, जिस कारण वो बेचारे मक्की लगा लो 800 रुपए 1000 रुपए क्विंटल बेच रहे हैं, तो वो उसी व्यवस्था से लगातार 20-30 साल 50 साल से वो लगातार उसी व्यवस्था में है। उन्होंने अगर एक बार उनको भी ये बेनिफिट मिल गया ना, भाई ये 2000 रुपए बिक, अगर आज उनकी मक्की 2000 बिकती है, अगर कल को 1000 बिकेगी, तो वो सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट वो भी करेंगे। जी जी, वो भी विरोध करेंगे। सही बात है जी। हाँ, और रही जागरूकता की, अगर ये बिल जिस बिल ने भी पढ़े हैं, जो भी एक जिम्मेवार और समझदार हैं, शिक्षित हैं, मैं ये कह रहा हूँ लगभग ज्यादा मैं बोल नहीं रहा, लगभग 5% लोगों को, किसानों पूरा पता है, लेकिन मोटी माटी बातें ही 5-7 बातें बता रखी हैं। अगर पूरा बिल का ड्राफ्ट देखोगे तो आप टोटली उसमें से 90-95% चीजें टोटली एग्रीकल्चर और किसान और किसानी को बर्बाद करने के लिए। जी। तो इसका तो एडवांटेज अब ये कहते हैं ना हरियाणा पंजाब, ये इसीलिए एडवांटेज है क्योंकि भौगोलिक स्तर पर हम यहाँ बैठे हैं। जी सर, और तो मैं ये जानना चाह रहा था और भी कि जो मतलब आप लोग वहां से मतलब और जो देश के और अलग अलग हिस्से के किसान हैं, उनसे क्या कुछ बातचीट हुई आपकी? मतलब जो किसान नेता है, जैसे मध्य प्रदेश हो गया या उत्तर प्रदेश या कहीं के? हाँ सर मैं बोल रहा हूँ, इसके बारे में बता रहा हूँ। ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया और खासकर जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड स्टेट हैं, जिनका ज्यादातर एग्रीकल्चर बेस है, आप हर एक जगह पे ये चीजें हो चुकी हैं। जत्थेदारियां हैं, संगठन है, उनकी आपस में बातचीत है, तालमेल चल रहा है। अब एक बात बताइए, जो राज्य सरकारें बैठी है, पंजाब का किसान उठ के आया तो हरियाणा सरकार ने कितने उन पे ताकत का नुमाइश करी, कितना उन पर जोर जबरदस्ती करी उनको रोकने के लिए, वो सरकार ने प्रभाव डाला ना। इसी तरीके से आप देखिए, एमपी का किसान अगर आना चाह रहा है तो पहले तो बात उसको एमपी में गवर्नमेंट उनको कहीं ना कहीं दबाएगा, कहीं स्टेट स्तर पर, कहीं डिस्ट्रिक्ट स्तर पर वो
वहीं पर कंट्रोल करने का प्रयास करेगी। कहीं वो कोविड का बहाना बनाएंगे, उनको वहीं से नहीं निकलने का प्रयास, काफी संघर्ष के बाद निकल पाएंगे। दूसरी चीज ट्रांसपोर्टेशन, जब उनको वो यहाँ से नहीं निकलने देंगे तो हर कोई आदमी इतना लंबा डिस्टेंस बाय ट्रैक्टर, बाय ट्रक, बाय ट्रॉली किस तरह कर पाएंगे, क्योंकि जब तक स्टेट गवर्नमेंट उनको एक सेफ एक्सेस नहीं देगी। जी। अच्छा सर, एक सवाल और है। सपोज कीजिए, क्या तमिलनाडु का किसान ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ यहाँ दिल्ली पहुंच सकता है? नहीं आ सकता। बीच में उसको कितनी दिक्कतें आएंगी, स्टेट गवर्नमेंट किस तरह उनको ट्रीट करेगी? एक सर बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो मुझे भी पूछना है आपसे, मतलब व्यक्तिगत तौर पे भी और लोगों की तरफ से भी, कि जो आंदोलन जैसे किसान मतलब मेरे हिसाब से इस देश में जो सबसे सम्मानीय ओहदा है वही है। तो वहाँ जो ये बदनाम करने की जो स्थितियां हैं, जो लगातार कहीं कुछ आतंकवादी कह दिया जाता है या पीछे कहा जाता है कि कोई दूसरी पार्टी खड़ी है वो उनको बरगला रही है, तो क्या किसान बरगलाया जा रहा है या उसको समझ में आ गया है? सर एक बात बताइए, मैं तो सिर्फ एक बात, आप एक मीडिया चेहरा हो जो धरातल को देखते हो, पहचानते हो, उसकी नब्ज टटोलते हो। एक किसान सब्जेक्ट ऐसा आ गया जिसमें सरकार बैकफुट पर है। कारण, आप पोलराइज नहीं कर पा रहे, ना तो धर्म के आधार पर, ना जाति के आधार पर। समझिए बात, क्योंकि ये आखिरकार हमारा पेट और खेत का सवाल है। हमारा नहीं, ये पूरे भारत का। कहीं सोचोगे भी प्रोटेस्ट कर रही है ये, अगर उत्पादन ही नहीं होगा तो फिर कहाँ से खाने को ना जाएगा? ठीक है। और दूसरी चीज जो ये जोड़ रहे ना, तो सरकार से तो इस तरह की हमें अपेक्षा थी भाजपा से कि भाजपा इस तरह की चीजें करेगी, लेकिन आप देखो टोटली इन्होंने खालिस्तानी इन्होंने बोल लिया, इन कम्युनिस्ट विचारधारा इन्होंने जोड़ दिया, पाकिस्तान चाइना से इन लोगों ने जोड़ दिया। इन्होंने कोई इस तरह की चीजें छोटी हैं जो इन एलिगेट नहीं कराया हो। आप एक बात बताइए, स्टेट गवर्नमेंट, हरियाणा की स्टेट गवर्नमेंट बैठी है, खुद यहाँ के कृषि मंत्री चाइना और पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट बता रहे हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री खट्टर साहब खुद खालिस्तान से जुड़ गए। अब आप एक बात बताइए, पूरी मूवमेंट थी क्या? इसका मतलब जो स्टेट का जो सीआईडी विंग है या जो आपका सुरक्षा से जुड़ा हुआ है वो फेल्योर है। अभी तो केंद्र सरकार बैठी है, एनएसए क्यों, ये जो अपनी सिक्योरिटी सर्विस बैठी है जितनी भी, इसका मतलब इनको भारी भरकम सैलरी क्यों दे रहे हैं हम? इनको बंद करो। अगर इस तरह के एलिमेंट हैं इस मूवमेंट में, तो किसान कब कह रहे हैं, या हमारी ये मूवमेंट है, हमारे जो कर रहे हैं, हमारे लीडर हैं जो जत्थेदारियों को अगुवाई कर रहे हैं, उन्होंने कब किया गया हम इनको नहीं जा रहे? वो कह रहे हैं अगर एक भी सिंगल आदमी है तो आप उसको आइडेंटिफाई कीजिए और अरेस्ट कीजिए, चार्जेस बढ़ाइए। ये तो वही बात होगी ना, जेएनयू से जुड़े साइन बाग से बके जाओ। लेकिन आपने देखे ये आरोप लगा के थक चुके हैं। क्या इस मूवमेंट पे या प्रोटेस्ट पर क्या कोई फर्क पड़ा है? क्या कहीं कोई प्रोटेस्ट की धार कम हुई है? ये बल्कि तेज हुई है। विकास जी, जो किसान जी सर, जो किसान है, किसान क्या जो एक सम्मान देश में होना चाहिए, जैसे मान लो आपकी कोई बात थी तो सरकारों को लोग ही चुनते हैं, किसान चुनते हैं, आम जनता चुनती है, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये जो कम से कम बातचीत के स्तर पे तो बात करना चाहिए कि आज वो जो इतना बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो सरकारों ने क्यों इतना उपेक्षित कर दिया कि किसानों से बात भी नहीं की, या उनका जो एक सम्मान होना चाहिए, जो अन्नदाता कहते हैं, चाहे कोई भी पार्टी वो अन्नदाता के नाम से बुलाती है, भगवान बुलाती है, और बाद में ये हालत करती है कि उन पे ठंड में पानी की बौछारें मारती है, तो सम्मान जैसी कोई बात तो नजर नहीं आती मुझे इस पूरे एपिसोड में। सर एक्चुअली ये तो नहीं है, कहने का है, ये तो वोट बैंक के लिए यूज करती है हर कोई गवर्नमेंट, अन्नदाता बोल के, क्योंकि ये पता है ये लोग, आप ये कह लीजिए, ये थोड़े से इमोशनल हैं, अपनी भावनाओं पर ज्यादा कंट्रोल नहीं होता। और देश के लिए देखो, आप बताओ, एक किसान ही अन्न भी देता है और अपने लड़के भी देता है बॉर्डर पर लड़ने के लिए। आपने देखा होगा, मैं ये नहीं कहता हरियाणा पंजाब आगे है, कि एक किसान पूरे भारतवर्ष का कहीं है, वही उसी के बच्चे में सिर्फ ये भावना होगी मुझे फौज में जाना है, मुझे आर्मी में जाना है। क्या और कोई वर्ग है जो आपने देखा जो इतनी दिलेरी से, इतनी काबिलियत से आगे बोल सके कि हमें इस मामले में आगे जाना है? रही गवर्नमेंट की बात है, गवर्नमेंट सम्मान नहीं दे रही। अब एक बात देखिए, गवर्नमेंट के पास सरकार तोड़ने के लिए पैसे होते हैं, विधायकों को खरीद करने, आपके यहाँ पे उदाहरण है 40, 45, 50 करोड़ के ऑफर थे, मंत्रालय मिलने के लिए ऑफर थे, सरकारें तोड़ी गई, बनाई गई।
आपने देखा होगा 900 जिलों में इन्होंने 5 स्टार ऑफिसेज खोल दिए हैं, भाजपा मुख्यालय हर एक डिस्ट्रिक्ट में, 500 प्रोग्रेस में है, दिल्ली में खोल दिए। अरे सर, जब इनको पीछे से फंडिंग ये कॉर्पोरेट लॉबी कर रही है और जो गिने चुने लोग कर रहे हैं, तो ये इनको उनका खाया हुआ नमक तो अदा करेंगे ना। तो हमें सम्मान तो ये सिर्फ जुबानी दे सकते हैं, अपने योजनाओं से, अपने लाभ से तो नहीं दे सकते। अगर लाभ से देते तो शायद किसान, आज भारत का किसान इतना उपेक्षित नहीं महसूस करता जितना ये करवा रहे। सर एक आखिरी सवाल कि जो एक कृषि के विद्वान थे, उन्होंने आज तक चैनल से बात की थी, तो उसमें ये कहा था कि खेती को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, कितनी सही बात है ये? इट्स रियल। आज के संदर्भ में ये बातें बिल्कुल सच्चाई है। इसका उदाहरण मैं देता हूँ आपको। गुजरात में पेप्सिको ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की थी, आलू की फसल बुआई थी। आपको ध्यान होगा, हमारे प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे, उसी टाइम पे ये अप्रूवल था, ठीक है। वहां पर आलू की जो फसल की बिजाई हुई था ना, अब एक किसान, देखिए किसान क्या इतना पढ़ा लिखा, इतना शिक्षित हर कोई नहीं होता। आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कितने लंबे चौड़े डॉक्यूमेंट्स होंगे, क्या किसान की योग्यता है वो उनको सभी के पढ़ के और उसी अनुसार वो उन्हें मापदंडों पर, वो उन्हें टर्म कंडीशन पर वो पढ़कर उनको फॉलो कर सके। अब एक बात बताइए, आलू की फसल की बिजाई कर दी उन लोगों ने, आलू की फसल, आपके सामने उदाहरण है उन लोगों पर जब तक पेप्सिको का बेनिफिट दिख गया, क्योंकि उनको जब तक जरूरत थी मार्केट में सप्लाई, इनको वाजिब रेट पर मिल रहा था, अभी जमींदार ठीक दे रहे हैं और मार्केट में महंगा है, तो इन्होंने लिया। फिर बहाना क्या बनाया, ये इसका आकार बड़ा है, इसमें गर्मी नमी कम है, गर्मी ज्यादा है, इसकी स्किन खराब है, ये ग्रीन कलर का हो गया, ये अंदर से सफेद होना चाहिए। जो इस तरह के पैरामीटर्स है ना, क्या एक बात बताइए, फसल उगाने में क्या किसान की तो ये अपेक्षा रहती है कि भी वो ज्यादा से ज्यादा और अच्छे से अच्छे फसल की पैदावार करे ताकि उसको अच्छा रेट मिले। क्या कोई किसान ये चाहता है कि मेरी फसल बिल्कुल खराब से खराब पैदा हो? तो वहां पर गुजरात के अंदर उन लोगों ने जब उनको सैकड़ों करोड़ की पेनल्टी डली थी, और वो किस एवज में डली थी, उन्होंने शुरू में तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवा ली। अब आलू की फसल जो जितनी बिकनी थी बिकी, जो मेरे पास घर के यूज के लिए आलू रह गए, अगर उसकी वैरायटी ठीक थी तो चलो अगली बार कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, तो मैंने वही आलू वो दोबारा अपने बिजाई कर दी उसकी। तो इन्होंने क्या किया कि भाई इस पे हमारा पेटेंट है, ये आलू हमने दूसरे यूरोप में बाहर से ला के दिया था, आपको अमेरिका से ला के दिया, आपने उगाई, इसके एवज में आपने हमारे साथ धोखा किया है। सैकड़ों करोड़ की पेनल्टी डाली थी, लोगों ने प्रोटेस्ट करके, किसान संगठनों ने प्रोटेस्ट करके जब जाकर उनको बचाया था। अब आप एक बात बताइए, ये चीजें क्या यहाँ नहीं होंगी? जी, ये चीजें, ये मैंने उदाहरण दिया सिर्फ वहाँ का गुजरात का पेप्सिको द्वारा किया हुआ, आप स्टडी कर लेना। क्या ये चीजें अब नहीं होगी? क्या जमींदार के बस की बात है? क्योंकि एक चावल का दाना कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा, जी, ये चीजें परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं है, मौसम की हमारे हाथ में नहीं है, बाढ़ की हमारे हाथ में नहीं है, किसान के हाथ में है सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना। वो किसान निरंतर कर रहा है, उसके बारे में इससे ज्यादा अच्छा ना तो कोई वैज्ञानिक बता सकता है कि मेहनत किस तरीके से होती है। मेहनत तो किसान करने जानता है। विजय जी, हम उम्मीद करते हैं कि ये बातचीत जब आगे जाएगी, सरकारों तक जाएगी, तो निश्चित तौर पर जब भी जो परिस्थितियां बनेंगी उनमें किसानों की आवाज को जरूर सुना जाएगा। और आपने हमसे बात की, न्यूज ग्राउंड जीरो से बात की। माफी चाहूंगा, मैं थोड़ा एक और पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। जी, माफी चाहूंगा, मैं आपको रोक रहा हूँ। जो ये सरकार है ना, अकेले आप ये नहीं लगाओ कि क्योंकि रूलिंग में भाजपा बैठी हुई है इसलिए भाजपा को हम कोस रहे हैं, बोल रहे हैं, क्योंकि यही हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रही है, यही हमारे खोने के लिए षड्यंत्र रच रही है। अब ये सरकार क्या है, इस सरकार को सत्ता चाहिए किसी भी किसी भी कीमत पर, किसी भी तरीके से ये हर एक चीज कर सकती है। इसको सिर्फ ये राजनीतिक भाषा समझता है। इस सरकार को जब तक इसके कान पे जूं तक नहीं रहेंगे, जब तक सरकारें नहीं गिरेंगी, और उसका हमारा पूरा प्रयास है। हम हरियाणा में पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं लोगों को समझाने के लिए। हमारे यहाँ खापो वाला मॉडल है, पंचायतों वाला मॉडल है, उसके माध्यम से आपके जो सीनियर लीडरशिप दिखती है ना, जो आप हरियाणा से जुड़े हुए सीनियर लीडर लगाते हो, इन लोगों को किसी न किसी कारण से हम विवश कर देंगे। हरियाणा में सरकार अगर सही चीजें ठीक रही ना तो सरकार गिरेगी।
ये मैं आपको बोल रहा हूँ। जब हरियाणा में सरकार गिरेगी ना, और उसके बाद शुरुआत होगी, जिस तरह बिहार में कम मेजोरिटी पे बैठे हैं, ठीक है, अदर स्टेट में बैठे हैं, तो वहां पे विरोध का सवाल उठेगा। तो इसकी शुरुआत करने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। हम कोई भी ऐसी, हम प्रत्येक वो काम करेंगे जिससे हमारा आंदोलन, हमारा किसान भाई, हमारे मजदूर भाई, हमारे जो छोटे दुकानदार भाई, ये जो बच सके। जो देश अन्नदाता अन्नदाता बोल रहा है ना, इस देश की वास्तविक स्थिति जो थी, इसको वास्तव में हम अच्छा बना सके। जो सपनों का भारत था ना, वो तो हम एकदम नहीं ले जा सकते, लेकिन जो सोचा था, जो चीजें थी, कम से कम वो तो बुनियादी चीजें तो ज्यों की त्यों रखने का हम प्रयास करेंगे। अब चूंकि आपने बात की है तो मेरा एक सवाल और निकल आया है कि जो सरकार लगातार कोशिश कर रही है तोड़ने की आंदोलन को, और सरकार आंदोलन को समझने की जगह तोड़ने की कोशिश में लगी हुई है, जो निरंतर प्रयास, हमारी बातचीत भी हुई इस पे, तो आपको नहीं लगता कि सरकार को तोड़ने की जगह इस किसानों को समझने के लिए बात करनी चाहिए? और आप कब तक मतलब इस, जैसे मान लीजिए, ईश्वर ना करे ऐसा हो, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि आंदोलन को किसी तरीके से तोड़ दिया जाता है, तो आप क्या सोचते हैं? मतलब क्या ऐसी स्थिति आ सकती है? आप उसके लिए तैयार हैं, या अगर टूट जाए तो कहीं फिर क्या होगा आगे? सर, पहले तो बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो ये किसान, जो मजदूर वर्ग आ गया, ये मौसम की मार से, हालातों की मार से, बैंकों की मार से, हर एक मार को ये पहले झेल चुका है। ये मार इसके लिए कुछ नहीं है। ये प्रोटेस्ट किसी भी कीमत पर नहीं टूटेगा। पहला मैं आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, क्योंकि इसके पीछे ताकत क्या है, ताकत जो काम कर रही है, वो ताकत हमारी भावनाएं हैं। हमारे यहाँ एक जमीन का टुकड़ा भी किसी कारणवश बेचना पड़ जाता है ना, तो हम उसको अपनी माँ के नजरिए से हम ये सोचते हैं, ये हमारी दादाओं की, माँ, पिताजियों की, पूर्वजों की देन है जो हमें दी गई है। जो ये बेची तो हमने, इसका मतलब कहीं ना कहीं अपने आप को, हमारे अंदर कमी रही है, ताकि हम इस चीज को नहीं बचा पाए। ये हमारे इमोशनल भावनाएं हैं जो हमें आगे बढ़ने को लगातार प्रेरित करती रहती है। ठीक है सर। और रही दूसरी, सरकार क्या कर रही है, इसका मैं एग्जांपल आपसे पहले देता हूँ, पीछे से शुरुआत करता हूँ, जो इनकी क्रोनोलॉजी है। ई नाम देखिए, ई नाम का पोर्टल किया, मोदी साहब बोले कि ये उपभोक्ताओं के लिए, ये उत्पादक के लिए, बिचौलियों के लिए, सरकार के लिए, ट्रेडर के लिए, बिल्कुल ऐसा है, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। यानी कि उनके शब्दों में बोला जाए तो इस पोर्टल के माध्यम से तो बिल्कुल भारत का किसान ऐसा बना दिया कि बिल्कुल वो विश्व का सबसे साहूकार इंसान बन जाएगा। उसका क्या आज प्रधानमंत्री जी कहीं उसकी बात कर रहे हैं? निर्मला सीतारमण जी ने खुद विज्ञान भवन में स्पीच में बोला कि हम सरकारों को सुझाव दे रहे हैं कि एपीएमसी एक्ट खत्म कीजिए, यानी कि मंडियों की व्यवस्था खत्म कीजिए, जो हरियाणा और पंजाब में मोस्टली। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो इनकी लाइन क्या थी पहले दिन से? एफसीआई का बजट क्यों घटाया? एफसीआई की बैलेंस शीट पहली बार नेगेटिव क्यों डाली गई? और सबसे बड़ी बात मैं आपको बोल रहा हूँ, ये चीजें तो एक हिस्सा है, जो एक चेन सिस्टम है ना, जो इन्होंने सोचा था कॉर्पोरेट लॉबी ने, ये परत दर परत ये इसी तरीके से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। क्या ये अब आपने भी देखा है, अमेरिका में मोनोपोली क्रिएट हुई थी, तो आपका गूगल, फेसबुक, मार्क जुकरबर्ग, जितने भी ये 5-7 जो हैं, अमेजन वाला, सारे ये वहां की सुरक्षा कमेटी के सामने हाथ बांधे खड़े थे। ठीक है, मोनोपोली का, क्योंकि आपने व्यापार में अनुचित तरीके से प्रतिस्पर्धा को खत्म कर दिया। तो यह मोनोपोली अब जियो के माध्यम से, जियो मार्ट में लॉन्च होने से पहले आपने भी देखा होगा, ये सारे शेयर पार्टनरशिप हुई है, फेसबुक की हुई है, आपकी व्हाट्सएप की हुई है, आपकी गूगल की हुई है। इन्होंने ऑलरेडी जो डिजिटल माध्यम था वो सारा काबू कर लिया है। तो अब एक बात बताइए, कौन टकराएगा इनसे? क्या प्रतिस्पर्धा रह सकती है? एक समानांतर है? क्या सरकार सभी को बराबर मौका दे रही है? सरकार नहीं दे रही। और मैं आपको बताना चाहूँ, सरकार सिर्फ इसी कारण से किसानों से बात नहीं कर रही, इसी कारण नहीं सुन रही, क्योंकि उन्होंने इनका जो पैसा खाया है, इनका जो नमक खाया है, इनके कारण जो सरकारें गिराते हैं, बनाते हैं, तो इनका अदा कर रही है। अब एक चीज है, या तो किसानों की सुन के किसानों के हक में जनहित के फैसले लो, या चिन्हित 5-4 आदमियों के लिए आप काम करो। लेकिन मैं तो सबसे बड़ी बात ये बोलता हूँ, बार बार सरकार बोल रही है, ये सरकार नहीं है, सरकार के नाम पर गाड़ी है।
सरकार क्यों नहीं है? सरकार का काम होता है जनहित, लोगों की भावना सुनकर जनहित के लिए काम करना। क्या आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार सुन रहे हैं, आप पूरा विश्व आज के टाइम में किसान प्रोटेस्ट के फेवर में बोल रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो से लेकर आपका ब्रिटेन की पार्लियामेंट में खुद वहां पर इंडिपेंडेंट वो सांसद थे, वो बिल लेके गए हैं। जर्मनी से लेकर देख लो आप, कनाडा में देख लो आप, अमेरिका में देख लो आप, कहाँ से नहीं सवाल उठ रहा है इस चीज का? एक शांतिपूर्ण मांग रख रहे हैं। जब विश्व उसके बारे में जानता है, क्या ये हमारे दिल्ली में हम इनके दरवाजे पर बैठे हैं, जो मन की बात करते हैं, वो लोगों की बात नहीं सुनते, क्या उन्हें नहीं दिख रहा कि भाई आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे? इनकी अकड़ है ना, जो निरंकुश शासन के लिए, जो तानाशाही के लिए, वो वाकई में इस देश के लिए खतरनाक है। अगर आपने देखा हो, इसी से एक बात और मैं जोड़ूंगा, नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने अब 3-4 दिन पहले क्या बोला था? इट्स टू मच डेमोक्रेसी। और उन्होंने एग्जाम्पल दिया, एग्रीकल्चर, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और आपका जो क्या डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ, उन्होंने साफ साफ बोला कि भारत में बहुत ज्यादा लोकतंत्र हो गया है, जो लोग ये इस तरह रिफॉर्म है, इन क्षेत्रों में रिफॉर्म के आड़े आ रहे हैं, यानी कि लोकतंत्र ही विकास में बाधा पैदा कर रहा है। तो क्या नीति आयोग का चेयरमैन बैठा है, क्या वो हम लोगों के या आप लोगों की नुमाइंदगी कर रहा है, या वो सरकार की नुमाइंदगी तेज कर रहा है? ये सब कुछ ढांचे ध्वस्त कर रहे हैं, जो देश के लिए बहुत घातक है। जी, मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप अपना परिचय और दे दें हमारे श्रोताओं को, दर्शकों के लिए, ताकि वो ये जान पाए कि उन्होंने सर मेरा नाम विकास कुमार है। मैं हरियाणा के जींद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरा गांव है गांगोली सर। मेरी हल्का है सफेदों, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ। और मेरी बैकग्राउंड, मेरी पृष्ठभूमि जो है एक समाज सेवी की है। मैं किसी भी पार्टी से, हालांकि फेवर या पक्ष में विपक्ष में मैं पोस्ट डालता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ, लेकिन किसी भी पार्टी से डायरेक्टली मेरी कहीं भी मेंबरशिप नहीं है।